हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के बारे में और इसके पीछे का जो कारण है उसको देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में वो सारे पॉइंट्स हम साइक्लोन से रिलेटेड देखेंगे जो एग्ज़ामों में पूछता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे, वो भी एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में बनता ही है। उसके बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म और एट लास्ट हम क्या देखेंगे, एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है और उसकी क्या मतलब भूमिका होती है। ठीक है, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अब एक हेडिंग डाल के रखते हैं इंट्रोडक्शन का। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया इंट्रोडक्शन का। अब इसमें देखिए, साइक्लोन को साइक्लोन क्यों बोलते हैं, इसमें देखिए साइक्लोन में क्या साइकिल वर्ड छुपा हुआ है, मतलब कि क्या, ये आप हमेशा याद रखें। फर्स्ट पॉइंट में क्या, साइक्लोन को साइक्लोन नाम क्यों पड़ा है इसका। ठीक है, क्योंकि ये इसका रोटेशन साइक्लिक प्रोसेस में होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम साइक्लोन पड़ा है। सेकेंड पॉइंट इसको देख लेते हैं कि ये इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब क्यों बोलते हैं। जिस साइक्लोन की बात कर रहे हैं हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो इसको ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 0 से 23.5 डिग्री के बीच में, ठीक है, 0 से 23.5 डिग्री के बीच में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो ये देखिए, केवल नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, ये दोनों साइड में, मतलब कि क्या, ये नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि कैंसर लाइन की ओर, और सदर्न में क्या, कैप्रिकॉन लाइन की तरफ ये डेवलप होता है। एक्चुअल में ये 0 डिग्री पे डेवलप नहीं होता है, ये आप याद रखें। ये डेवलप होता है आपका 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री के लेटीट्यूड में। ये है आपका स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि ये 30 डिग्री के बीच में नहीं हो सकता, ये इसका रेंज मतलब बढ़ भी सकता है। क्या, 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में भी ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बने अगर ये ऑप्शन हो तो यहाँ पे टिक कर लें, और मेंस राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो 5 डिग्री से 30 डिग्री तक भी आप एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें। फोर्थ पॉइंट इसमें देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्शन कैसा होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पे हम टू दी पॉइंट अभी केवल देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो आप ये जान लें। सबसे पहले क्या, ये मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और ये है इक्वेटर। इसमें क्या है, इसमें विंड वेस्ट टू ईस्ट ब्लो होती है। ठीक है, और इसमें अगर इसको दो फलकों में बांट लें, ठीक है, तो इधर तो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और यही जो मूवमेंट इधर देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट आप सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो कोरियोलिस इफेक्ट के प्रभाव में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी हिसाब से साइक्लोन का भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ से बिल्कुल इजीली समझ लें। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहीं नीचे आप देख पा रहे होंगे सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपको मतलब बिल्कुल समझ में आए होंगे। अब चलिए ये देख लेते हैं कि साइक्लोन को अन्य कॉन्टिनेंट में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा कुछ मतलब बेसिक फैक्ट था जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है साइक्लोन के विषय में। अब चलिए हम देख लेते हैं मतलब कि साइक्लोन को कहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब साइक्लोन को किसी कॉन्टिनेंट में क्या क्या बोलते हैं। ये देखिए हमारा इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट जोन से। ठीक है, ईस्ट जोन में आते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लोनिक विंड यहाँ पे ब्लो होती हैं, साइक्लोन यहाँ पे जनरेट होता है, उसको बोलते हैं क्या, हरिकेन। तो आपको यदि जो एग्ज़ाम में आए तो यूएसए के जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो आपका साइक्लोन जनरेट होता है उसको बोलते हैं हरिकेन। देखिए इन सबों का मतलब नाम, स्पीड, और स्पीड बेस्ड यहाँ की जो मतलब जैसे अपने वहाँ आईएमडी डिपार्टमेंट है, ये क्या, जो आप बोल लें कि जो मौसम वगैरह की जानकारी देती हैं डिपार्टमेंट, वो क्या डिसाइड कर लेती हैं पहले ही। तो ये इनका मतलब स्पीड के आधार पे इनका नॉमेनक्लेचर किया गया। तो ये हरिकेन है, काफ़ी डिजास्ट्रस है। ठीक है, ये कभी कभी सुपर साइक्लोनिक नेचर भी शो करती है। देखिए साइक्लोन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, एग्ज़ाम रिलेवेंट ही करेंगे। तो ये है हरिकेन, यहाँ पे जो ब्लो यहाँ पे जो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक साइक्लोन यहाँ पे भी जनरेट होती है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है टॉर्नेडो।
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो। तो इसको आप क्या कैरिबियन कोस्ट के जो वेस्टर्न साइड में बोल रहे हैं कि कौन सी साइक्लोन जनरेट होती है, तो टॉर्नेडो। ठीक है, ये आप याद रखें। अब देखिए यहाँ पे दो तो हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में देखेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे, साउथ अफ्रीकन कोस्ट में साइक्लोन ही बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में इसको क्या साइक्लोन बोलते हैं, इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं। और यहाँ जो जापान साइड है यहाँ पे इसको टाइफून बोलते हैं। ठीक है, टाइफून बोलते हैं। इसी को ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, क्या, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में इसी को विली विली बोलते हैं, इसी साइक्लोन को। ठीक है, तो ये आप ये मतलब ये नाम इसका याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये फिलीपींस और जापान की साइड में इसको टाइफून बोलते हैं, या ऑस्ट्रेलिया को ईस्टर्न कोस्ट पे टाइफून बोलते हैं, इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, इस जोन में साइक्लोन बोलते हैं। यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो इसको विली विली बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखें, यहाँ पे टॉर्नेडो और यहाँ पे हरिकेन। तो ये आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ एमसीक्यू बेस्ड टर्म्स देख लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ, आते हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के विषय में बात करते हैं। ठीक है, अब जो इसके मैकेनिज्म में जो रोल प्ले करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो वहाँ पे मैंने थंबनेल में डाल रखा है कि जो कारण है वो, अब उसको देख लेते हैं कौन कौन से कारण है। ठीक है, तो मैकेनिज्म प्रोसेस में जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनको क्या हम हेडिंग डाल देते हैं फैक्टर्स को। ये फैक्टर से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनको समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर्स को अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है, कोरियोलिस इफेक्ट, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी कोरियोलिस, फोर्स बोल लें या कोरियोलिस इफेक्ट बोल लें। ठीक है, ये दोनों एक ही बात हुई। तो ये आपका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि ये जो 5 से 20 डिग्री है ना, उसके बीच में जो कोरियोलिस इफेक्ट अपना मतलब क्या अपना प्रभाव दिखाता है। इनको क्या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसे मतलब उसको रोटेट करने में इस टाइप का साइक्लिक, और फिर सदर्न हेमिस्फेयर में इसको इस टाइप से रोटेट करने में। ठीक है, यहाँ पे एंटी साइक्लिक और यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस कोरियोलिस इफेक्ट के अंतर्गत आता है। अभी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पे इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसकी भूमिका क्या होती है, इसके डायरेक्शन को तय करने में। ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न में क्या है एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न में क्या है क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन। तो कोरियोलिस इफेक्ट ये काम करता है। दूसरा फैक्टर देख लें तो ट्रॉपिक्स, जो हम समझ चुके हैं पहले ही, 5 डिग्री से 5 से लेकर 30 डिग्री के बीच में ये क्या मतलब ये उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या, तो ट्रॉपिक्स भी एक फैक्टर हो सकता है, आप इसको भी मेंशन कर लें। ठीक है, क्योंकि ये आप पोलर जोन में नहीं देखेंगे, पोलर जोन में तो आपका आ जाता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। तो ये ट्रॉपिक 5 से 30 डिग्री भी आप एक फैक्टर के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, जो लेटीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वार्म वाटर टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर वो कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होने ही चाहिए। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे साइक्लोन में जो ये विंड उठती हैं, ठीक है, तो उनमें लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। अगर इनका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक होगा नहीं तो उसको लेटेंट हीट मिलेगा नहीं। और आपको बता दें कि साइक्लोन जो बड़ा से बड़ा होता जाता है, उसका प्रभाव तीव्र होता जाता है, उसमें जो एनर्जी का काम करता है ये लेटेंट हीट ही है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि साइक्लोन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो लेटेंट हीट से। ठीक है, तो ये 27 डिग्री टेम्परेचर कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, और ये भी कितने, इसकी गहराई ये 50 मीटर वाटर में डेप्थ तक। ठीक है, सी में या ओशियन में 50 मीटर डेप्थ तक इसका टेम्परेचर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए ये किस लिए, कि एक मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जनरेट करने के लिए ये स्टैंडर्ड फैक्टर्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड फैक्टर। अब फोर्थ फैक्टर में हम देख लेते हैं कि रैपिड कूलिंग विथ हाइट, मतलब यहाँ पे क्या, जस्ट जस्ट ये साइक्लोन का जो विंड बढ़ रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये मतलब जस्ट जस्ट ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसकी जो कूलिंग रेट है वो भी क्या बहुत तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में रैपिड कूलिंग हाइट, मतलब इससे क्या होगा, जो आपका कुलूनिम्बस करके एक जो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो
बादल बनता है, ठीक है। यदि रैपिड कूलिंग नहीं होगा तो फिर ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा और यहाँ पे लेटेंट हीट फिर से सबसाइड नहीं करेगा, ठीक है, और फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। अभी उसको मैकेनिज्म में हम जब करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे बस इतना जान लें कि ये कैसे अपना काम करता है, ठीक है। तो रैपिड कूलिंग विद द हाइट, रैपिड RAPID, ये भी एक फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। रैपिड कूलिंग विथ हाइट मतलब जस्ट जस्ट इसकी हाइट बढ़ती है तो उसकी कूल होने की जो स्पीड है या फिर टाइम, कितने कम से कम कितने टाइम में ये कूल हो जाता है, वो रेट क्या है, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें फोर्थ फैक्टर देख लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जो ये जो एटमॉस्फेरिक जो विंड ऊपर उठ रही हैं उसमें हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब वही जो हमने देखा है, हाई ह्यूमिडिटी किस लिए, क्योंकि लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, ठीक है। और फिर जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वहाँ पे 50 से 100 मीटर की ऊपर जाके क्या डाई आउट हो जाता है। अब यदि जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, 50 से 100 मीटर ऊपर जाने के बाद क्या डाई आउट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा मॉइस्चर। तो उसमें क्या क्लाउड फॉर्मेशन वहाँ पे मतलब थोड़ा कम होगा, और इस तरह से जब क्लाउड फॉर्मेशन मतलब उसकी क्लाउड फॉर्मेशन का रेट कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो साइक्लोन अपना मतलब एक स्टैंडर्ड शेप नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाई ह्यूमिड जो एयर है उसमें हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जो ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। और ये लेटेंट हीट भी तभी प्रोड्यूस कर पाएगी अच्छा खासा, ठीक है, जो यहाँ पे सबसाइड करे और फिर यहाँ पे अच्छा खासा लो प्रेशर जोन क्रिएट करे। तो एक फैक्टर आप ये भी देख सकते हैं। अब आइए इसमें छठा फैक्टर देख लेते हैं। इसमें छठा फैक्टर में देख लें तो लो वर्टिकल, क्या मतलब इसमें जो वर्टिकल से विंड शेयर होता है, मतलब जब उस वहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्केच कर लें। यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी साइक्लोनिक विंड है, ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, क्यूलिनिम्बस करके क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि जो विंड का स्पीड, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे इसका क्या है, लो प्रेशर जोन है, और ये क्या है, आई वॉल है। अभी हम मैकेनिज्म में सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये विंड यहाँ पे ब्लो कर रही है, मान लीजिए अभी यहाँ पे हाई स्पीड से कोई जेट, यदि जो यहाँ पे जेट स्ट्रीम ब्लो करेगी तो क्या ये जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ उसको डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है, होल्ड अ मिनट, एक फैक्टर ये भी है कि यहाँ जो वर्टिकल विंड सीयर है यहाँ पे, ठीक है, वो डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब कम की यहाँ पे सबसाइड कर जाए, ठीक है, इस साइड में सबसाइड कर जाए, ना कि इसको आके इस क्लाउड को बनने ही ना दे, ठीक है। तो इसलिए क्या आप क्या डिक्रीज इन वर्टिकल विंड शेयर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेन चल नहीं रहा है, तो डिक्रीज बोल लें या डिक्रीमेंट बोल लें इन क्या वर्टिकल विंड शेयर, वी वर्टिकल विंड यस फॉर शेयर, ठीक है। तो ये आपके 6 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देखा अभी हमने। इसमें अभी 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर और हैं, उनको अलग से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक है ITCZ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो 0 से 20 डिग्री जो हम देखते हैं और 0 से 23.5 डिग्री, ठीक है, तो उसी के बीच में ये ITCZ क्या होता है, क्रिएट होता है, मतलब वहीं कहीं उत्पन्न होता है। तो वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे जब सनलाइट सीधे पड़ती हैं तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो उस एरिया में ITCZ एक जोन भी क्रिएट होता है, ठीक है। ITCZ एक जोन है, ना कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। इसलिए ITCZ एक एरिया है जहाँ पे क्या लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और जो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, कि वहाँ पे विंड को अट्रैक्ट करे, ठीक है। और विंड को अट्रैक्ट करेगा, विंड को डायरेक्शन मिलेगी, स्पीड मिलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट होगा, और वहाँ पे क्या साइक्लोन का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये रहा आपका एक 8वां फैक्टर था, ये 7वां फैक्टर था, सॉरी। अब इसमें देखिए हम 8वां फैक्टर देख लेते हैं। 8वां फैक्टर क्या है, डिस्टरबेंस चाहिए। देखिए अपने बे ऑफ बंगाल में क्या बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, उसी की वजह से दुनिया भर का डिस्टरबेंस हो जाता है। लेकिन डिस्टरबेंस में क्या वो एयर विंड डिस्टरबेंस ही कहीं ना कहीं फैक्टर का काम करती हैं। जब क्या उसका जो आई होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, तो वो ऊपर से जो लेटेंट हीट सबसाइड करती हैं, उसकी वजह से जो आई होता है, अभी उसको मैकेनिज्म में देखेंगे। तो आप यहाँ तक जानें केवल डिस्टरबेंस भी होना ज़रूरी है एक स्ट्रांग और स्टैंडर्ड क्या साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स में आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन सबको हम हटाते हैं और आते हैं किस पे, मैकेनिज्म पे। तो कैसे फॉर्मेशन होता है उसी में सारे फैक्टर को हम ऐड कर लेंगे। तो मैकेनिज्म को चलिए समझते हैं। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, एक चीज़ आप
मान लें कि, होल्ड अ मिनट, हाँ ये मान लें कि सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये मेनली क्या ओशियन में या सी में ही जनरेट होती हैं। ये जब कोस्टल बाउंड्री पे पहुंचती हैं तो इनमें जो लेटेंट हीट जो मॉइस्चर के थ्रू पहुंचता है उसका पहुंचने का दर काफ़ी कम हो जाता है और ये वहाँ पे आके क्या हो जाती हैं, इनका रेट गिर जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाती है, बारिश हो जाती है और इनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई ओशियनिक सरफेस है। ठीक है, अब ये देखिए हम इसको क्या ट्रेस कर लेते हैं, ये एक्चुअल में 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री लेटीट्यूड तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी के बीच में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है मैक्सिमली, मतलब यहाँ पे हो सकता है 6, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखें कितनी लेटीट्यूड के बीच में, 5 से 20, एक स्टैंडर्ड है, ये 30 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखें। तो ये रहा आपका। अब चलिए हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट जहाँ पे ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान लीजिए हीट का मात्रा अधिक मात्रा में यहाँ मतलब पड़ता है या इंसुलेशन यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है और यहाँ पे क्या लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर जोन जब यहाँ पे क्रिएट होता है तो विंड क्या ऊपर की ओर भागती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है तो इस साइड में आपका क्या है, हाई प्रेशर जोन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसके कंपैरेटिव यानी इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, और जब ये विंड ऊपर की ओर भाग रहा है गर्म होके, ठीक है, तो ऊपर की ओर ये भागता है बिल्कुल ऊपर की ओर और इसका स्थान लेने के लिए यहाँ से क्या, यहाँ से विंड इधर को स्टार्ट हो जाती हैं बहना। ठीक है, इधर से आके ये स्थान, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो मज़ा आएगा। तो ये देखिए इधर से सबसाइड होने लगती हैं, यहाँ पे आके इसमें मिलने की कोशिश करती हैं, इस स्थान को घेरने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम साइक्लोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो लो प्रेशर जोन है, अब यहाँ से ये जो विंड है ऊपर की ओर उठ रही हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जाके क्या करती हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाती हैं, उसके बाद क्लूनिम्बस करके क्लाउड का फॉर्मेशन करती है नाम का। ठीक है, और इस टाइप से जब यहाँ पे ये फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या, इसमें जो मॉइस्चर में लेटेंट हीट था वो क्या हो जाता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पे लेटेंट हीट का यहाँ पे इस जोन में कलेक्ट होता है। यहाँ पे बोल लें लेटेंट हीट यहाँ पे कलेक्ट होता है। ठीक है, लेटेंट हीट, और ये क्या करता है, लेटेंट हीट फिर से यहीं पे सबसाइड करता है और इस तरह से ये जो आपका पहले से ही शांत जोन है, मतलब लो प्रेशर जोन है बिल्कुल, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है कंटिन्यूसली। और यहाँ से जो आपका विंड का यहाँ सर्कुलेशन है वो और स्ट्रांग होते जाता है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये कलेक्ट होते जाते हैं। अब देखिए ये जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, ये क्या फॉर्म होता बड़ा होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ये जो ऊपर की ओर विंड मूव कर रही है, तस तस इसका भी नेचर मतलब इसका भी शेप साइज बढ़ता जाता है और ये क्या इधर से यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट में मर्ज भी करती हैं। ठीक है, इस तरह से एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस तरह से अब क्या देखिए यहाँ पे ये जो विंड यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या पृथ्वी का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और सदर्न में क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये मर्ज हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लें ये साइक्लोन जो है जनरेट हुआ है नदर्न हेमिस्फेयर में, तो क्या होगा यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट ये जो हवाएं आ रही हैं, तो क्या यहाँ से यदि जो हवा यहाँ पे आने की कोशिश कर रही हैं तो इसके सराउंडिंग चढ़ने की कोशिश करेंगी। ठीक है, इस तरह से क्या मतलब यहाँ से हवा यदि जो आ रही है, क्या हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में देख रहे हैं तो राइट को डिफ्लेक्ट हो रही है ये। ठीक है, उधर से फिर यहाँ से राइट को डिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से फिर कोरिलेसिस इफेक्ट में ये क्या मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट मतलब ऐसे ये क्या करती हैं, पूरे जो आपका ये जो लो प्रेशर जोन या फिर क्रिएट हुआ है बोल लें, ठीक है, ये आपका हार्ट जोन जो क्रिएट हुआ है उसके सराउंडिंग ऊपर की ओर चढ़ती जाती हैं और इनकी इंटेंसिटी और सर्कुलेशन काफ़ी तीव्र होता जाता है और इसका जो साइज़ है
जैसे जैसे यहाँ पे इसकी तीव्रता, यहाँ पे विंड जो पहुँचने की तीव्रता अधिक होती जाती है, वैसे वैसे इसका क्लाउड का मतलब साइज बढ़ता जाता है। ये लगभग 200 किलोमीटर तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 150 से 200 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस कवर कर सकता है आराम से। उसके बाद देखिए क्या, अब ये इधर को 200 किलोमीटर तक का यदि जो ये मतलब साइज गेन कर लेता है, तो ये एक स्टैंडर्ड साइक्लोन का मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे देखिए ये जो मतलब जितनी इसकी तीव्रता, लेटेंट हीट, और जो ये आप देख पा रहे हैं जो ये रेड वाली जोन क्रिएट हुई है बीचों बीच, इसको क्या कर लेते हैं हम, ऐसे बांट लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जो लो प्रेशर जोन है, एक मिनट, ये वाली लाइन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो लो प्रेशर जोन यहाँ बीच में क्रिएट हुई है, उसको बोलते हैं हम क्या, आई बोलते हैं। किसका, साइक्लोन की, उसको आई बोलते हैं। ये जो साइक्लोन क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं इसकी आई, साइक्लोन की आई बोलते हैं। और ये जो वॉल अभी हमने ट्रेस किया, ये वॉल, इसको बोलते हैं आई वॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं, आई वॉल। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। आई किसे बोलते हैं, आई बिल्कुल काम जोन है, ठीक है। और फिर जो आई वॉल है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टर्बेंसेस, जो हमने डिस्टर्बेंस की बात की, यहाँ पे अब जैसे जैसे इसकी जो क्या हॉट और हॉटनेस बोल लें, लो प्रेशर बोल लें, जैसे जैसे इसका इंटेंसिटी मतलब बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या इन पे जो विंड पे, यहाँ पे जो ये विंड मूव कर रही है, इनका स्पीड भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये डिजास्ट्रस होती जाती हैं। और ये क्या करती हैं, मूव करती हैं कहाँ से। अब देखिए मान लीजिए ये तो हमने क्या पूरा प्रोसेस देख लिया साइक्लोन फॉर्मेशन का। मान लीजिए कि ये हमारा इसको मान लें कि ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पे फॉर्म हुआ है। अब इधर से ये 20 डिग्री से किधर, इक्वेटर की ओर मूव करता है। यदि जो ये उधर को कोरियोलिसिस इफेक्ट के प्रभाव में, देखिए ये भी मतलब क्या, कोरियोलिसिस इफेक्ट के प्रभाव में तो इसमें सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये देख रहे थे इसका सर्कुलेशन राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन का, ठीक है, विंड का, तो वो था क्या, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था इसको सर्कुलेशन, मतलब इसमें सर्कुलेशन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये 20 डिग्री से लेके अब जब ये 5 डिग्री की ओर मूव कराता है, ठीक है, तो वो देखिए वो भी क्या, कोरियोलिस इफेक्ट के ही प्रभाव में ये राइट डायरेक्शन में मूव कराता है, किधर, 5 डिग्री की ओर। तो ऐसे ये क्या, ओशियन से ये कोस्ट की ओर चाहे जिस भी तरफ चलती हैं, तो ये इसके पीछे क्या, कोरियोलिस इफेक्ट और प्लस वहाँ पे जो ट्रेड विंड ब्लो हो रही हैं, उनके प्रभाव में साइक्लोन अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफ़र करता है। अब उसमें देखिए जब ये कॉन्टिनेंटल जोन में पहुँचता है, मतलब किसी कॉन्टिनेंट के कोस्ट के अंदर पहुँचता है, ठीक है, तो इसमें जो लेटेंट हीट मिलता है यहाँ मॉइस्चर से, वो बिल्कुल मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। और जब मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन होना कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगी, बारिश के रूप में पानी गिरा देंगी। और यहाँ जो ये करंट आ रही है, जिसकी वजह से क्या आंधी तूफान या स्टॉर्म चलता है, जिस जोन में ये होती हैं, ये बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि अब इनमें कोई स्पीड होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो आई आपका काम जोन बन रहा था एकदम बिल्कुल शांत एरिया, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कॉन्टिनेंट में पहुंचती हैं, तो इनकी इंटेंसिटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है और ये अपना अस्तित्व खो देती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मैकेनिज़्म, ठीक है। और ये मान लीजिए हर अपने लेटीट्यूड से कहाँ पे 20 डिग्री से 5 डिग्री को ट्रांसफ़र हो रही हैं, या 20 डिग्री से 30 डिग्री की ओर ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उसके पीछे का फैक्टर हमने देख लिया क्या, कोरियोलिस इफेक्ट और ट्रेड विंड, ठीक है। ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह से देखिए हमने साइक्लोन को कम्प्लीटली इसके मैकेनिज्म के साथ समझ लिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको साइक्लोन समझ में आ गया होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और यही यदि जो साउथ डायरेक्शन में हो तो फिर इसका नेचर कैसा होगा। अब देख लीजिए हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म किसी अन्य कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये देखिए हमारा इंडिया, यहाँ पे क्या इस जोन में मैक्सिमम साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो भी फैक्टर्स हमने बात किया वो यहाँ पे फैक्टर्स अवेलेबल हैं। 27 डिग्री जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर यहाँ पे क्या कोरियोलिसिस इफेक्ट जो है वर्क करता है, और यहाँ पे जो नदियों से आने वाले पानी का डिस्टर्बेंस है, चाहे अन्य भी डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पे जो आपका हॉट वाटर इधर से मूव करती है, जो ओशियन करंट है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मतलब सारे वो फैक्टर्स जो साइक्लोन जनरेट करने में सहायक हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं बे ऑफ बंगाल में।
अब यही क्या यहाँ पे ये साइक्लोन मतलब कम क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये क्या इसके कंपेरिजन में कूल है, ठीक है, इसके कंपेरिजन में कूल है, और भी बहुत सारे फैक्टर जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम साइक्लोन आते हैं, और इस कोस्ट जो उड़ीसा कोस्ट है ये सब कोस्ट पे स्ट्राइक करते हैं। लेकिन इस बारी देखिए तो मैक्सिमम 2019 से लेके 20 तक सबसे अधिक साइक्लोन इस जोन में काउंट किए गए हैं। किसमें? आपका जो अरेबियन सी है, उसके पीछे क्या है, जो आप ये पढ़े होंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो भूमध्य रेखा से चलने वाली हवाएं हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं उनका भी कहीं न कहीं अपना भूमिका था, ठीक है। तो वैसे हमने देख लिया इंडिया के रिस्पेक्ट में बे ऑफ बंगाल में क्यों ज़्यादा आती हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कॉन्टिनेंट में, कि कॉन्टिनेंट में देखिए एक फैक्ट है कि यहाँ पे साइक्लोन नहीं जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन नहीं जनरेट होता है और यहाँ पे साइक्लोन नहीं जनरेट होता है। उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए एक बेंगुएला नाम की ठंडी जलधारा चलती है, और यहाँ पे हम्बोल्ट नाम की ठंडी जलधारा, इसलिए क्या इस जोन को कोल्ड रखती है। और जब यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो क्या ये यहाँ पे जो आपका मतलब लेटेंट हीट वाली जो वो चीज़ है, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है साइक्लोन जनरेट करने के लिए, वो पूरा नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पे इस जोन में और इस जोन में बहुत सारे फैक्टर्स अब्सेंस होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री के अराउंड यहाँ पे क्या आप देखेंगे मैक्सिमम डिज़र्ट एरिया है। यहाँ पे भी देखिए नामीबिया का डिज़र्ट है, सहारा डिज़र्ट है, यहाँ पे गुइनिया का डिज़र्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आप इस साइड में भी कई सारे डिज़र्ट आपको देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे यही कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या यहाँ पे साइक्लोन जनरेट नहीं होता। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो ठंडी जलधाराएँ हैं वो हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉन्टिनेंट के रिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे नहीं होता है वो भी देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम होता है, इस जोन में मैक्सिमम आप देख पाएंगे, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं होता ही है। जो अभी देखें 2019-20 में यहाँ पे होता ही है। यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे भी मैक्सिमम ये मतलब साइक्लोन क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इस जोन में भी विली विली जिसका नाम है, ठीक है। ये क्या है मतलब इक्वेटर के देखिए 30 डिग्री के अराउंड हमने देखा था कि नहीं होती हैं। अभी इसके पीछे जब एंटी साइक्लोन देखेंगे वो हम वहाँ पे समझ लेंगे क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइक्लोन को पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं एंटी साइक्लोन को। एंटी साइक्लोन क्या होता है उसका थोड़ा सा कंपैरेटिव नॉलेज देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन को हम देख लें। एंटी साइक्लोन, तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है देखिए, उसको समझने के लिए हम एक स्केच पृथ्वी का तैयार कर लें। पृथ्वी का हम क्या एक छोटा सा शेप ले लें। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस पार्ट को लेके हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए क्या ये पार्ट हमने ले लिया 0 डिग्री से लेके पोल तक, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये एग्जांपल दिखाना चाहते थे। ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये 60 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पे देखिए ज़्यादा मैक्सिमम हीट रिसीव होता है, इसलिए यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, और यहाँ से क्या ये ऊपर की ओर हवाएं भागती हैं, इसका स्थान लेने के लिए यहाँ से हवाएं चलती हैं, और ये आके फिर यहाँ पे मर्ज करती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। और ये क्या है, हाई प्रेशर, इसके कंपेरेटिव में ये लो प्रेशर जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यहाँ पे पोलर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, पोलर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या यहाँ पे लो प्रेशर का मतलब क्या हवाएं ऊपर की ओर भागती हैं, और इसका स्थान लेने के लिए यहाँ से हवाएं आती हैं, और यहाँ पे फिर से आके मर्ज होती हैं, और यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे भी 30 डिग्री पे भी ये प्रोसेस होती है। और यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से ये जो हाई प्रेशर जोन है यहाँ से भी विंड इधर को मूव करती है, ठीक है। अब देखिए आप दो लोकेशन ऐसा देख पा रहे हैं जहाँ पे क्या हवाएं मर्ज कर रही हैं। अब देखिए 30 डिग्री लैटिट्यूड पे देखिए यहाँ पे क्या है, विंड मर्ज कर रही है यहाँ से भी आके, और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन में, ठीक है। यही दिखाना था हमको एंटी साइक्लोन में कि ये जो जोन है, अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अब इक्वेटर पे ये जो 30 डिग्री मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है इसके अराउंड क्या हाई प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ पे क्या हवाएं यहाँ से इधर से भी मर्ज होती हैं, और 60 डिग्री से आने वाली हवाएं मर्ज होती हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट में जब इस प्रकार का कंडीशन उत्पन्न होता है कि हाई प्रेशर बेल्ट में ऊपर से आके हवाएं मर्ज करती हैं, और नीचे से जो लो प्रेशर
नीचे से हवाएं जब लो प्रेशर की ओर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या एंटी साइक्लोनिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्केच कर लेते हैं इजी वे में समझने के लिए। मान लीजिए कि ये आपका लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है 30 डिग्री लेटीट्यूड पे, हमने समझ लिया। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हवाएं मर्ज करती हैं हाई प्रेशर जोन में, ये क्या सिंक करती हैं या मर्ज करती हैं। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है उधर को, यहाँ से ये हवाएं इधर को मूव करती हैं, ठीक है। और यहाँ से इधर भी जो लो प्रेशर जोन है क्रिएट हुआ है उसकी तरफ ये हवाएं मूव करती हैं, ठीक है। और इस तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, इधर को इसका डायरेक्शन स्पीड अधिक होता है इधर को, और इस तरह से ये एंटी साइक्लोनिक जोन क्रिएट होता है। एंटी साइक्लोनिक जोन का मतलब क्या, जहाँ पे आप देखें तो कम से कम मतलब बारिश होने की संभावना, मतलब मौसम ख़राब होने की संभावना होती है, उसे क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोनिक जोन बोलते हैं या एंटी साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन का जब स्थिति उत्पन्न होता है तो क्या एटमॉस्फेयर में जो आप बोल लें कि क्या एटमॉस्फेयर एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है और हमारा मौसम साफ़ होता है, ठीक है, और बारिश होने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका एंटी साइक्लोन, ठीक है। एंटी साइक्लोन में क्या, वहाँ पे साइक्लोन में क्या, यहाँ पे लो प्रेशर था, लेकिन एंटी साइक्लोन में यही हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और इसमें देखिए एयर सबसाइड करती हैं, वहाँ एयर ऊपर की ओर भागती हैं आई वॉल के थ्रू, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आप देख लें। और इसमें क्या, उसमें इनवर्ड कन्वर्जेंट हो रहा था, ये जो विंड यहाँ आउटवर्ड भाग रही हैं, तो वहाँ पे क्या यही उल्टा हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्ज कर रही थी, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में, ठीक है। इस तरह से देखिए। अब इसमें एक चीज़ और देख लें, तो हम इसको यदि जो बात करें कि इसका डायरेक्शन मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इसका जो रोटेशनल डायरेक्शन है ये 0 डिग्री अगर है, तो इसका यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में इसका जो मूवमेंट डायरेक्शन है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, एंटी साइक्लोन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसका डायरेक्शन क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉक वाइज होता है। और यही सदर्न हेमिस्फेयर में मान लीजिए कोई प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ और एंटी साइक्लोन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे क्या होती हैं एंटी क्लॉक वाइज। और यही क्या, जब हम साइक्लोन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाती है एंटी क्लॉक वाइज और ये हो जाती है क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ये आप दोनों जो वाइस वर्स इफेक्ट है उसे आप याद रखें, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन में क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रोटेशनल डायरेक्शन हो जाता है क्या क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में यही हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब साइक्लोन की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप याद रखें। अब देखिए जो आप देखेंगे, मैंने अभी बात किया यहाँ पे ये इस जोन में डिज़र्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिज़र्ट मिलता है, यहाँ पे डिज़र्ट, ठीक है, यहाँ पे भी डिज़र्ट। तो उसके पीछे क्या कारण है, ये जो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से इस जोन में जो बारिश नहीं हो पाता है, इस वजह से क्या, यदि बारिश नहीं होगा तो डिजर्ट टाइप का लैंड वहाँ पे क्रिएट होगा, वहाँ पे ये प्रेशन होगा ही नहीं, यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट ही नहीं होता है, ठीक है। साइक्लोनिक इस टाइप की मतलब स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि साइक्लोन की वजह से ही बारिश हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे इवेपोरेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होती इस जोन में। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं प्रेसिपिटेशन के लिए, बारिश के लिए, ये यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन जो कोल्ड करेंट है, यहाँ पे भी कोल्ड करेंट बहती हैं, जिसकी वजह से क्या यहाँ पे मतलब इवेपोरेशन कम होता है और प्रेसिपिटेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिज़र्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। तो हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। यदि जो वीडियो समझ में आता, ठीक है, तो अच्छी बात है। और जो पॉइंट मतलब मिस कर रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करें, फिर से उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो अब देखिए समझने के बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आप समझते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।